गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुन पा रहे हो? आवाज सुन पा रहे हो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। यस सर। तो हम लोग अभी फ्लैश चैम्बर के बारे में देख रहे थे कि फ्लैश चैम्बर का बेसिक पर्पस क्या है कि वेपर पार्ट को सेपरेट करके वो डायरेक्टली जो है ना वो कंप्रेसर को सेंड करता है और ओनली लिक्विड पार्ट्स इज सेंट टू इवेपोरेटर सो दैट द प्रॉपर evaporation, proper absorption of heat might be taken place. Okay. Okay. तो इसमें ये तो क्लियर है ना, फ्लैश चैम्बर को ऑलरेडी हम लोग मतलब पिछले लेक्चर में। तो ओवरऑल जो है वीसी सिस्टम में हम लोग जो डिस्कशन हम लोग का था वो क्या है, सबसे पहले हम लोग रेफ्रिजरेशन को समझे, बेसिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में सबसे पहले हम लोग जो डिस्कशन किए, पहले हम रेफ्रिजरेशन को समझे, फिर रेफ्रिजरेंट को देखे कि रेफ्रिजरेंट क्या है, फिर हम लोग जो है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को समझे, फिर हम लोग सीओपी में आए कि सीओपी जो होता है वो सीओपी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, सीओपी और रनिंग कॉस्ट में क्या वीसी सिस्टम में हम लोग पहले सिमेट्रिक डायग्राम देखे, सिमेट्रिक डायग्राम में देखे कि इसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं, फिर उसमें उसका जो है पीवी उसका टीएस और पीएच प्लॉट पे हम लोग उस प्रोसेस को देखे, है ना। इसके बाद जो है उस प्रोसेस को देखने के बाद हम लोग जो है फिर हम लोग आगे उसके मतलब उसका जो फैक्टर्स उसके बाद हम उसको सीओपी को डिफाइन किए, है ना, सीओपी को डिफाइन किए, फिर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को हम लोग देखे, फिर उसमें अलग अलग फैक्टर्स जो उसमें जो उसका जो उसमें जो उस पर मतलब उसको इफेक्ट करता है परफॉर्मेंस को, उसमें हम लोग देखें कि भाई उसमें इवेपोरेटर प्रेशर है, कंडेंसर प्रेशर है, सुपर हीटिंग है, तो इन सब चीज़ों का क्या इफेक्ट पड़ सकता है उसमें सीओपी का, सीओपी पे क्या इस पर मतलब इफेक्ट पड़ सकता है, इसके बारे में हम लोग देखें। फिर हम लोग जो है इस फ्लैश चैम्बर के बारे में देखिए आगे, फ्लैश चैम्बर का क्या उसमें पर्पस है, क्यों फ्लैश चैम्बर जो है उसमें यूटिलाइज किया जाता है, इतने सारी चीजों को अभी तक हम लोग समझे। क्लियर है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है? फ्लैश चैम्बर के बारे में क्या बताए हैं? अच्छा, तुम लगता है फर्स्ट क्लास उस समय तुम मतलब नहीं थे, हाँ मनीष? नो सर, सुबह हम लिए थे। कोई बात नहीं, एक तो 10 ही मिनट लिए थे, हम फिर से बता देते, ठीक है। कुछ लोग उस समय ज्वाइन नहीं कर पाए थे। एक्चुअली क्या था ना, वो लिंक तुम्हारे ग्रुप में बाय मिस्टेक चला गया, उसको एक्चुअली वो थर्मोडायनेमिक्स का जो था, फिर से बता देते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ लोग उसमें नहीं थे उस ग्रुप में। देखो क्या है ना, यहाँ पर सिंपल हम लोग इसको जो एक्चुअली क्या होता है ना, जो यहाँ पे थ्रॉटलर जो है ना, तो थ्रॉटलर में जो रेफ्रिजरेंट जो इन कर रहा है ना, तो यहाँ पे इसका कंडीशन क्या है, कंडीशन यहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड है, ठीक है। अब जो ये थ्रॉटलर में जो एक्सपेंशन होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये फोर्थ जो एंट्री पॉइंट है ना, एंट्री पॉइंट कहाँ का एंट्री पॉइंट है, ये इवेपोरेटर का एंट्री पॉइंट है, या ये कह सकते हैं कि ये थ्रॉटलर का एग्जिट पॉइंट है, ठीक है। तो थ्रॉटलर का ये एग्जिट पॉइंट है और इवेपोरेटर का थ्रॉटलर का ये एग्जिट पॉइंट है और इवेपोरेटर का एंट्री पॉइंट है। तो कहने का मतलब पॉइंट 4 पे स्टेट क्या है, यहाँ पे लिक्विड और वेपर है। तो एक्चुअली थ्रॉटलर क्या करता है ना कि ये वेपर पार्ट को सेपरेट कर देता है, वेपर पार्ट को डायरेक्ट सेपरेट करके इसको क्या करता है, बाईपास कर देता है, कहाँ पर, ये कंप्रेसर इनलेट पे सप्लाई कर देता है, और इसमें जो सिर्फ लिक्विड पार्ट को इन करता है, मतलब यहाँ पर सिर्फ लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है ना इवेपोरेटर में उसको इन करवाते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना, ये जो सकिंग का जो भी यहाँ पे हीट एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, उसमें लिक्विड पार्ट ही मेजर उसमें कंट्रीब्यूट करता है, मतलब जो स्टोरेज स्पेस है ना, इसमें जो हीट सकिंग होगा उसमें लिक्विड पार्ट ही उसमें ज्यादा उसमें कंट्रीब्यूट करता है इसमें हीट एब्जॉर्प्शन करने में। इसीलिए इसमें से क्या क्या करते हैं, फ्लैश चैम्बर को इंस्टॉल करके, यहाँ पर देखो फ्लैश चैम्बर क्या करता है, वेपर पार्ट को यहाँ से सेपरेट कर देता है इसमें, क्योंकि यहाँ पे क्या लिक्विड और वेपर दोनों का मिक्सर है, तो लिक्विड दिस वेपर पार्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस by this flash chamber, and this is sent to directly to the compression, and only liquid parts is entered in evaporator। क्लियर है ना? तो ताकि क्या हो, जो इवेपोरेटर की एफिशिएंसी जो है ना ये अच्छे से वर्क करे, है कि नहीं,
ये अच्छे से वर्क करे। कैसे हम लोग, जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं, देखते हो ना, जैसे हम लोग या जैसे कि हम लोग मतलब सांस इस जैसे कि हम लोग मुंह से, जैसे नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाते हैं, लेकिन जब दोनों अंदर जहां जो होता है ना, थ्रोट में एक इपिग्लॉटिस, दोनों चीज गुजरता है। इपिग्लॉटिस क्या डिसाइड करता है कि एयर, यदि हम लोग नाक से एयर ले रहे हैं तो इपिग्लॉटिस क्या करता है ना, वो लंग्स के भाग को खोल देता है, क्योंकि एयर का काम क्या है, लंग्स को है, तो एयर को सप्लाई कर देता है लंग्स को। लेकिन उसी जब जैसे जैसे हम पानी या कुछ खाना खाते हैं तो इपिग्लॉटिस इस चीज को सेंस करता है कि कोई भी लिक्विड या सॉलिड चीज होता है ना, वो उसका रिक्वायरमेंट हमारे जो है आहार नली के होते हुए स्टोमक में सप्लाई करता है। तो कहने का मतलब क्या, एक सेपरेटर है ये फ्लैश चैम्बर, क्या है, एक सेपरेटर है जो कि ये डिसाइड करता है कि आखिर जो इवेपोरेटर में लिक्विड चाहिए तो वो लिक्विड को सप्लाई कर देगा, वेपर को सेपरेट करके वो कहाँ भेज देता है, ये कंप्रेसर इनलेट में भेज देता है, ताकि डायरेक्टली, और चूंकि यहाँ से जो है इवेपोरेटर में क्या हो गया, यहाँ पे इवेपोरेटर में, यहाँ से इवेपोरेटर में फिर इवेपोरेट होके जो फाइनली जो ये जो रेफ्रिजरेंट यहाँ पे है, ये क्या है, ये सैचुरेटेड वेपर ही रहता है ना। तो यहाँ से वेट वेपर आ गया और यहाँ से सैचुरेटेड दोनों मिक्स होके तब फाइनली ये इसमें कंप्रेसर में यहाँ पे कंप्रेस होता है। क्लियर है ना, फ्लैश चैम्बर के बारे में क्लियर है। यहाँ पे सब कुछ हम लोग एक्सप्लेन भी किए हुए हैं कि एट द एंड ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन कहाँ पे, थ्रॉटल की बात हो रही है, एट द एंड ऑफ एक्सपेंशन द स्टेट ऑफ रेफ्रिजरेंट इज वेट, hence it is only liquid refrigerant which results in absorption of heat from the storage space। मतलब जो स्टोरेज स्पेस से सिर्फ लिक्विड पार्ट ही इसमें एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। Therefore the vapor is separated from liquid in flash chamber and only liquid enters the evaporator, hence the size of evaporator। इससे बेनिफिट क्या है कि इवेपोरेटर के साइज को भी हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि क्या है ना, यदि फ्लैश चैम्बर को हटा लें तो यहाँ पे क्या हो गया, इवेपोरेटर में लिक्विड और वेपर दोनों इन किया, लेकिन फ्लैश चैम्बर यदि यूज कर रहे हैं तो वेपर पार्ट यहाँ से अलग कर लिया गया, सिर्फ लिक्विड जा रहा है। इससे क्या होगा, हम लोग इवेपोरेटर के साइज को भी हम लोग छोटा कर सकते हैं, है ना, उससे साइज को रिड्यूस करके हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग फ्लैश चैम्बर को हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है? यस सर। जी सर। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है मनीष? नो सर। नो सर। ओके, यहाँ दो मनीष है ना, एक मनीष, एक मनीष, मतलब ये दोनों मीन्स एल, एक मनीष, हाँ ये दोनों मतलब इस एली के ही हो? जी यस सर। सर। दोनों का एक सीरियल मनीष को तो हम रजिस्ट्रेशन जानते हैं नंबर बाय है फेस, यस यस, सर। एक दोनों मनीष को का, तो हम बाय फेस जानते हैं, जी सर। यस यस बोलो। एक मनीष और है सर्वेश अंकल, जो कि, सर्वेश अंकल के दुकान पे जो मिले थे सर। यस यस मनीष, आई नो यू। एक मनीष और है जो कि अभी रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, वेरी गुड, चलो ठीक है, प्रॉम्प्ट रहो क्लास में, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके चलो ठीक है, तो हम लोग अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ा के ले चलते हैं। प्रॉब्लम ऑन बीसी साइकिल, इतने सारी चीजों को हम लोग देखें, हम लोग स्टडी किए, अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल में, है ना। इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करके हम लोग आगे बढ़ेंगे रेफ्रिजरेंट में। तो वो क्या है ना, जब एक एक चीजों को अच्छे से समझना होता है, थोड़ा सा टाइम जरूर कुछ ज्यादा लगेगा, और ज्यादा तुम्हारा सिलेबस कोई बहुत ज्यादा ब्रॉड भी नहीं है, तुम्हारा सिलेबस जो है ना इस सेमेस्टर का जो है बहुत ब्रॉड नहीं है, क्योंकि अप्लाइड है ना, बेसिक ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो, एप्लीकेशन पार्ट तुम अभी देख रहे हो। तो इसमें जैसा भी चल रहा है, इसमें हम लोग इसके बाद हम लोग आ जाएंगे रैंकाइन साइकिल पे, है ना। तो रैंकाइन में हम लोग आएंगे, रैंकाइन के बाद हम लोग आ जाएंगे नोजल में, फिर टरबाइन में, फिर और फिर कंप्रेसर में, ठीक है। तो हम लोग ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे, जितना भी कर लो अच्छे से करते आगे बढ़ो, है ना। चलो हम लोग न्यूमेरिकल में आते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ओके, देखो क्वेश्चन देखो, इन ए वीसी सिस्टम, मतलब ये क्या होगा, वेपर कंप्रेस सिस्टम है, द साइकिल वीसी सिस्टम, द साइकिल द फॉलोइंग आर द डाटा ऑब्टेन, द इंथैल्पी एट द इनलेट टू कंप्रेसर। देखो एक एक चीज को समझना है, एक एक वर्ड्स का अपना मीनिंग है। इंथैल्पी एट द इनलेट टू कंप्रेसर इज 180 किलो जूल। देखो ये हम लोग यहाँ टीएस प्लॉट पे, यहाँ आप लोग इस पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो इंथैल्पी एट द इनलेट टू कंप्रेसर, दैट मीन्स ये पॉइंट वन क्या है ना,
ये इंथैल्पी एट द इनलेट टू कंप्रेसर है। क्लियर है? क्लियर है? पॉइंट 1 जो है कंप्रेसर इनलेट है, या पॉइंट 1 को हम ये भी कर सकते हैं कि इवेपोरेटर एग्जिट भी बोल सकते हैं। पॉइंट 1 को क्वेश्चन में वर्डिंग थोड़ा चेंज भी किया जा सकता है। पॉइंट 1 क्या है? इवेपोरेटर का एग्जिट है और कंप्रेसर इनलेट है। ओके, तो इंथैल्पी एट द इनलेट टू कंप्रेसर इज 180 किलो जूल। 180 किलो जूल H1 की यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। इंथैल्पी एट द एग्जिट टू कंप्रेसर, कंप्रेसर एग्जिट में इंथैल्पी कितना दिया हुआ है? ये 0.2 है। तो 0.2 क्या है? इसको 0.2 को हम लोग दो तरह डिफाइन कर सकते हैं, आइदर दिस इज द एग्जिट टू कंप्रेसर और इनलेट टू कंडेंसर, है ना। या तो ये इसको हम लोग ये मीन्स या तो इसको हम लोग कंप्रेसर एग्जिट बोलेंगे या तो कंडेंसर का इनलेट बोलेंगे, ठीक है कि नहीं। तो ये इंथैल्पी एट द एग्जिट ऑफ दिस कंप्रेसर H2 इज 210 किलो जूल। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। हाँ, इंथैल्पी एट द एग्जिट टू कंडेंसर, कंडेंसर का एग्जिट, दिस इज 0.3 इज द एग्जिट ऑफ कंडेंसर, दिस इज 80 किलो जूल, है ना। 80 किलो जूल यहाँ पे इंथैल्पी एट द एग्जिट ऑफ कंडेंसर जो है 80 किलो जूल है। यानी तो हम ये भी कर सकते हैं 0.3 क्या है? इनलेट ऑफ थ्रॉटलर, थ्रॉटलर का इनलेट भी है ये। कंडेंसर एग्जिट और थ्रॉटलर इनलेट जो है दोनों एक होता है, ठीक है। तो 0.3 H3 पे जो है ना, 0.3 पे जो इंथैल्पी दिया हुआ है 80 किलो जूल, है कि नहीं। तो तुम देख सकते हो कि 0.3 पे किस स्टेट में? लिक्विड फेज में है। तो लिक्विड फेज में क्या है? इंथैल्पी कम है ना। 0.1 पे जो है ना ड्राई सैचुरेटेड है, तो इससे ज्यादा किस्म कहाँ पे है? ड्राई सैचुरेटेड पे है। और 0.2 पे सुपरहीटेड में है, तो सुपरहीटेड में क्या सबसे ज्यादा इंथैल्पी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। फाइंड द सीओपी ऑफ सिस्टम, सिंपल है, सीओपी निकालना है आपको। तो सीओपी क्या होता है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय वर्क इनपुट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो गया? H1 माइनस H4, H1 माइनस H4। वर्क इनपुट क्या हो गया? H2 माइनस H1, H2 माइनस H1। सिंस H4 इक्वल टू H3, है ना। H4 इक्वल टू H3 क्यों? क्योंकि यहाँ पे थ्रॉटलर हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन हो रहा है। तो यहाँ पे H3 से रिप्लेस कर दिए, पुट कर दिए, द वैल्यू इज 3.3। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बेसिकली गेट वगैरह में ऑब्जेक्टिव आता है ना, तो सिंपल न्यूमेरिकली पूछा जाता है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन बेसिक क्लियर रहेगा तभी तुम समझ पाओगे वहां पे, है ना। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें सारा चीज जो है एक एक चीज दिया रहेगा क्वेश्चन में कहीं भी ज्यादा ट्विस्ट नहीं होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इन ए 5 किलोवाट ऑफ कूलिंग कैपेसिटी, देखो एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान रखना। इन ए 5 किलोवाट ऑफ कूलिंग कैपेसिटी रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑपरेट्स ऑन वीजी साइकिल, ठीक है। जो भी रेफ्रिजरेटर है ये वीजी साइकिल पे है और इसकी कूलिंग कैपेसिटी कितनी है? 5 किलोवाट है ना। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द रेफ्रिजरेंट इंटर्स द इवेपोरेटर विद एन एंथैल्पी ऑफ 75 किलो जूल पर केजी, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताओ कि कूलिंग कैपेसिटी क्या हुआ यहाँ पे? कूलिंग करने की क्षमता क्या है ये? रेफ्रिजरेटिंग अब यस, दिस इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। कूलिंग कैपेसिटी हम लोग बात कर रहे थे ना, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, है ना। पढ़े थे कि नहीं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के बारे में? देखे थे रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी के बारे में, यही कूलिंग कैपेसिटी है। दैट मींस दिस क्वांटिटी इज रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, है ना। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है कि नहीं। इसका यूनिट किस में दिया हुआ है? किलोवाट में दिया हुआ है। दैट मींस किलोवाट में देने का मतलब क्या हो गया? इसमें मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है ना, तब ये किलोवाट में है। इज इट क्लियर? Okay. Yes, sir. The refrigerant enters the evaporator. Yes. The refrigerant enters the evaporator with an enthalpy of 75 किलो जूल पर केजी। अब देखो इंथैल्पी जो है ना इवेपोरेटर के इनलेट पे, मतलब क्या हो गया? इवेपोरेटर के इनलेट का मतलब क्या हो गया? 0.4। इवेपोरेटर का इनलेट क्या हो गया? 0.4। तो कहने का मतलब क्या हो गया? क्वेश्चन में जो क्या दिया हुआ है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दिया हुआ, दिस इज 5 किलोवाट, इंथैल्पी एट 0.4, है ना, है कि नहीं। The refrigerant enters the evaporator with an enthalpy of 75 kilojoule per kg. This is 75 kilojoule per kg है, and leaves with an enthalpy of 183 kg। मतलब रेफ्रिजरेंट जो है इंथैल्पी जो ये इवेपोरेटर के इनलेट पे उसका कितना था? 75 किलोजूल है। और जब एग्जिट कर रहा है तो एग्जिट कहाँ पे कर रहा है? 1 पे, है ना। इवेपोरेटर का एग्जिट 0.1 है, तो एट 0.1 दिस एंथैल्पी इज 183 किलोजूल पर केजी, है ना। 183 किलोजूल पर केजी दिया हुआ। इंथैल्पी ऑफ रेफ्रिजरेंट आफ्टर कंप्रेशर, कंप्रेशन के बाद जो है ना इंथैल्पी यहाँ पे H2, दिस इज गिवन हाउ मच? 210 किलोजूल पर केजी। देन कैलकुलेट सीओपी, सीओपी निकालना है, पावर इनपुट टू कंप्रेशर, है ना। क्या निकालना है? पावर इनपुट टू, किलोवाट निकालना है। तो पावर इनपुट टू कंप्रेशर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर टू कंडेंसर, कंडेंसर से कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है,
क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। यस ओके, सर। आ जाओ। अब आ जाओ, क्या क्या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दिया हुआ है 5 किलोवाट। इंथैल्पी एट एंट्री ऑफ इवेपोरेटर दिस H4 है ना, H4 गिवन। इंथैल्पी एट एग्जिट ऑफ कंप्रेसर दिस इवेपोरेटर this is H1 is given. Enthalpy at the exit of compressor this is H2 is given. Everything is given here. First of all you have to find COP क्या होता है, RE by work input. रेफ्रिजरेशन रेट क्या होगा, H1 माइनस H3। हम डायरेक्टली हम लिखते हैं H4 को यहाँ पे S3 लिख सकते हैं। Yes, every all enthalpies are given in question. Simply you have to put the value, you will get the COP of this one. The COP is 4. क्लियर है? अब पूछा जा रहा है कि रेफ्रिजरेशन आपसे क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट बिट क्या है, you have to find work input, power input to compressor in kilowatt। तो पावर इनपुट के लिए क्या चाहिए, पावर इनपुट के लिए क्या चाहिए, पावर इनपुट क्या होता है, m डॉट इंटू H4 माइनस H1। ठीक है कि नहीं, ये पावर इनपुट है, लेकिन हमारे पास m डॉट नहीं है, H1 H4 सब कुछ, m डॉट कहां से निकलेगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट से। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, यस m डॉट इंटू H1 माइनस H3 है ना, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट गिवन 5 किलोवाट, m dot is you have to calculate, H1 is given 183 and H3 is 75। यहां से क्या निकल जाएगा, we will get the value of m dot। यही काम यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है ना, ये चीज यहाँ पे इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे m dot is 0.463 किलो जूल पर केजी है ना, 46.3 ग्राम पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 46.3 ग्राम रेफ्रिजरेंट जो है फ्लो हो रहा है। मास फ्लो ऑफ रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट इज 0.0463 kg पर सेकेंड, है कि नहीं। तो कहने मतलब क्या आ गया, 46.3 ग्राम रेफ्रिजरेंट जो है एक सेकेंड में फ्लो कर रहा है। तो पावर इनपुट निकालना सिंपल है, उसको पुट कर दो मास फ्लो रेट को, ये सब दिया हुआ है, दिस इज 1.25 किलोवाट। दैट मींस जो कंप्रेसर चल रहा है ना, इस कंप्रेसर को रन कराने के लिए कितना होगा, 1.25 किलोवाट का इसमें हमको पावर इनपुट चाहिए, है कि नहीं, 1.25 किलोवाट का पावर इनपुट चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है? यस सर। हाँ, अब देखो 1.25 किलोवाट का मतलब क्या हो गया। अब थोड़ा सा एक चीज, थोड़ा प्रैक्टिकल चीज देखो, यदि 1 किलोवाट 1 घंटा तक कोई भी अप्लायंस, कोई भी घर में तुम्हारा अप्लायंस है, 1 किलोवाट का अप्लायंस 1 घंटा तक चलता है, तो क्या होता है, 1 किलोवाट आवर लिखते हैं ना। एक बेसिकली ये तुम्हारा 1 यूनिट होता है, क्या होता है, 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी। तो तुम्हारे घर में जो मीटर होता है ना, मीटर में तुम देखते होगे यहाँ पे यूनिट का सब डिस्प्ले पे आता है, मतलब 1 किलोवाट 1 घंटा चलेगा तो तुम्हारा 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 1.25 किलोवाट यदि इसका ये यहाँ कंजम्पशन हो रहा है, तो मतलब 1 घंटा में कितना यूनिट कंज्यूम करेगा, ये 1.25 यूनिट कंज्यूम करेगा, है कि नहीं, 1.25 यूनिट कंज्यूम करेगा। क्लियर है? क्लियर है? समझ रहे हो इस चीज को? यस सर, क्लियर है। अभी जो तुमसे यस, तो कहने का मतलब ये है कि जब तुम घर में जो फ्रिज होगा ना, तो तुम देखोगे कुछ देर में फ्रिज अपने आप चलता है, बंद होता है। अच्छा, कंप्रेसर चलेगा, कुछ देर तक कंप्रेसर चलेगा, फिर कंप्रेसर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, फिर कंप्रेसर चलेगा, फिर कंप्रेसर बंद होता है। ऐसा नहीं कि कंटिन्यू कंप्रेसर चलता ही रहता है। कंप्रेसर चलता है तो क्या करता है, वो टेम्परेचर को लोअर कर देता है, एक मेंटेन करता है, लोअर टेम्परेचर पर ले आता है। फिर जैसे कंप्रेसर बंद होगा तो क्या होगा, उसमें वहां से जो है ना हीट ट्रांसफर जो है ना, फिर से टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। फिर टेम्परेचर जैसे एक मैक्सिमम को पहुंचेगा, तुरंत फिर क्या होगा, कंप्रेसर बार बार चलता है, बंद होता है कि नहीं। तो इस कंडीशन में यहाँ पर लोग पावर इनपुट देख लिए। हीट रिजेक्टेड बाय कंडेंसर, अब कंडेंसर से पूछ रहा है कि भाई हीट रिजेक्ट कितना हो रहा है, तो हीट रिजेक्ट कितना होगा, कंडेंसर बताइए कितना होगा, हीट रिजेक्टेड बाय कंडेंसर कितना हो जाएगा बताओ, H2 माइनस m डॉट इंटू H2 माइनस H3 होगा। H4 माइनस, यस, H2 m माइनस डॉट इंटू H4 माइनस H1 H2 माइनस कंडेंसर देखो, कंडेंसर जो है ना 2 to 3 में है, कंडेंसर कहाँ है, 2 to 3 में कंडेंसर लगा हुआ है। तो क्या होगा, m डॉट इंटू H2 माइनस H3। क्लियर है? क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को? नो सर। यस, m डॉट इंटू Yes. H2 माइनस H3, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नो सर। नो सर। यस, तो यहाँ पे हीट रिजेक्टेड इन किलोवाट की m डॉट H2 माइनस H3
एम डॉट इज जस्ट यू हैव कैलकुलेटेड, ये क्या होगा, इसका यूनिट क्या है, केजी पर सेकेंड में है, और इसका यूनिट क्या है, किलो जूल पर केजी, केजी कैंसिल हो गया, यूनिट यहाँ पर 6.25 किलोवाट ऑफ हीट यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है। अब देखो कितना हीट रिजेक्ट हो रहा है, 6.25 किलोवाट ऑफ हीट यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है कि नहीं, तो हीट रिजेक्शन इज 6.25 किलोवाट। ठीक है, तुम देखोगे ना फ्रिज वगैरह बराबर, जो फ्रिज होता है ना, फ्रीजर, उसके पीछे कंडेंसर लगा होता है, उसमें हीट रिजेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ से हीट रिजेक्ट हो रहा है। तो 5 किलोवाट कूलिंग के लिए, 5 किलोवाट कूलिंग के लिए कितना वर्क हुआ, कितना वर्क इनपुट है, 1.25 किलोवाट वर्क इनपुट चाहिए, और कितना रिजेक्ट हो रहा है, 6.25 किलोवाट ऑफ हीट रिजेक्ट हो रहा है। समझ रहे हो ना, ये हीट रिजेक्ट कहाँ होता है, ये हीट रिजेक्ट कहाँ होता है, एटमॉस्फेयर में होता है। एटमॉस्फेयर में सर, एटमॉस्फेयर में आज तुम जितना भी तुम देख रहे हो ना, जितना बड़ा बड़ा जो रेफ्रिजरेशन प्लांट होता है, रेफ्रिजरेशन प्लांट होता है ना, उस प्लांट से जब सोच लो 5 किलोवाट से 5 किलोवाट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के लिए 6.25 किलोवाट यदि हीट यहाँ हो रहा है, तो बड़ा बड़ा जो प्लांट होता है, उस प्लांट से सोचो कितना ज्यादा हीट वहां से रिजेक्ट होता होगा। यही सब जो है ना, जो इन्वर्ट, इसीलिए कहा जाता है कि ये सब जो इतना अप्लायंसेज है, इससे क्या होता है ना, ये हीट जो है ना हमारे यूनिवर्स में जाता है, और इस यूनिवर्स में क्या होता है, इसीलिए यूनिवर्स में इंट्रॉपी जो है ना, यूनिवर्स का इंट्रॉपी बढ़ता चला जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसी यही सब जो है ना, ग्लोबल जो है मिस वार्मिंग जो है मिस क्रिएट करता है कि नहीं। तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है कि बेस ये सब हीट जो सराउंडिंग में जाता है, तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जाता है, तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर का इंट्रॉपी बढ़ता है कि नहीं। किसी भी सोर्स, किसी भी चीज में हीट ऐड करेंगे, हीट ट्रांसफर होगा, तो क्या हीट ऐड करेंगे तो क्या होगा, इंट्रॉपी उसमें इंक्रीज करता है कि नहीं। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ इंट्रॉपी, मतलब यूनिवर्स का इंट्रॉपी जो है कंटिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा है। उस इंट्रॉपी बढ़ने से क्या होता है, हमारा ओवरऑल जो है यूनिवर्स का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। उस टेम्परेचर से क्या हो रहा है, हमारा जो भी ग्लेशियर है ना, ग्लेशियर में जो आइस वो मेल्ट हो रहा है, उस मेल्टिंग से क्या हो रहा है ना, उस जो भी जो तो ये सब चीज इससे लिंक है। साउंड कट रहा है सर, साउंड लैग हो रहा है सर। सर बहुत ज्यादा साउंड लैग हो रहा है, एक मिनट। अब देखो ठीक है, वीडियो ऑफ है ना, चलो हाँ यस चलो ठीक। तो कहने का मतलब है कि इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व किए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आते हैं। इन सिंपल VC साइकिल फॉलोइंग्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट एट वेरियस पॉइंट। ये क्वेश्चन गेट का है। एट कंप्रेसर इनलेट that means this is point 1. At compressor inlet H1 is equal to 183.2 and V1 is a specific volume refrigerant at inlet to compressor. This is 0.0767 meter cube per kg. This is given in question. At compressor discharge H2 is दिया हुआ है and specific volume at point 2 this is 0.0614 meter cube per kg, यहाँ का दिया हुआ है। At condenser exit S3 84.9 kJ per kg and specific volume at point 3 is 0.00083 meter cube per kg. These all three enthalpies and specific volumes are given in question. Okay, the piston displacement volume of compressor is 1.5 liter. अब देखो यहाँ पे एक नया टर्म आ गया, piston displacement volume is 1.5 लीटर। तो पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम क्या हो गया यहाँ पे, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम क्या है, π/4 d²L मीटर क्यूब पर साइकिल, याद है कि नहीं। स्वेप्ट वॉल्यूम, यस सर। यस volume. स्वेप्ट वॉल्यूम π/4 d²L मीटर क्यूब पर साइकिल। एक साइकिल Yes. में ये π/4 d²L मीटर क्यूब ये वॉल्यूम स्वेप्ट करता है, ट्रेवल होता है। ठीक है, चलो तो पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम क्या, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। दिस इज 1.5 लीटर। इस लीटर को हम लोग क्या करेंगे, मीटर क्यूब में चेंज कर लेंगे। लीटर को हम लोग क्या करेंगे, मीटर क्यूब में चेंज करेंगे। दैट मींस 1 लीटर कितना होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। 1 लीटर कितना होता है, 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब। तो हम उसको करेंगे आगे, ठीक है, पहले देख लो। एंड इट्स वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 80%। क्वेश्चन में जो है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी दिया हुआ है
दिस इज 80% गिवन, एंड स्पीड इज 1600 आरपीएम. दिस एन स्पीड क्या हो गया, एन इज 1600 आरपीएम. यू हैव टू फाइंड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इन किलोवाट, पावर इनपुट इन किलोवाट टू कंप्रेशन. यू हैव टू फाइंड पावर इनपुट टू कंप्रेशन इन किलोवाट, है ना. इतनी चीजें तुमको निकालनी है, ठीक है. तो चलो क्वेश्चन में क्या सब दिया हुआ है. सबसे पहले H1 दिया हुआ, ये सब ये पॉइंट्स हम लोग डिस्कशन कर चुके, दिया हुआ है. पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम 1.5 लीटर, दैट मींस 1.5 10 to minus 3 meter cube. Okay, volumetric is 80%, speed is 1600 rpm. This is given. We have to find रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इन किलोवाट. तुमको क्या चाहिए, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या चाहिए, किलोवाट में चाहिए. किलोवाट में ये कब मिलेगा, जब हमको मास फ्लो रेट मिलेगा. यस, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा, m डॉट इंटू H1 माइनस H3 होगा कि नहीं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट. यस, m डॉट H1 माइनस H3. यू हैव H1 H3 बोथ वैल्यू आर गिवन. H1, लेकिन हमारे पास मास फ्लो रेट नहीं है, तो पहले हमको मास फ्लो रेट निकालना होगा. क्या निकालना होगा, मास फ्लो रेट निकालना होगा. मास फ्लो रेट के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कैलकुलेट लेंगे. वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इक्वल टू m डॉट v1 by pi 4 d स्क्वायर ln k, है कि नहीं. तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 80% 0.8, मास फ्लो रेट वी हैव टू फाइंड आउट, स्पेसिफिक वॉल्यूम एट इनलेट इज गिवन 0.0767, है ना. कंप्रेसर के इनलेट पे स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है, pi 4 d स्क्वायर l, है कि नहीं. pi 4 d स्क्वायर l इज दिस वन 1.5 मीटर इंटू माइनस 3 मीटर क्यूब पर साइकिल. n टू n क्या है यहाँ पे 16 आरपीएम है, तो 1600 बाई 60 क्या होगा, साइकिल पर सेकेंड, है कि नहीं. समझ रहे हो कि नहीं. पाई 4 डी स्क्वायर एल एन के, तो पाई 4 डी स्क्वायर एल मतलब क्या हो गया, मीटर क्यूब पर साइकिल. एन क्या हो गया, साइकिल पर सेकेंड, ये हम निकाल चुके. इनटू नंबर ऑफ सिलेंडर क्या है, आप 1 है, 1 सिलेंडर. तो इसको जब हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे पास एम मास फ्लो रेट कितना आ गया. चूंकि सिंगल सिलेंडर है, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि सिंगल सिलेंडर इंजन है, ये कंप्रेसर है, तो मास फ्लो रेट कितना हो गया 0.417 kg पर सेकेंड. दैट मीन्स 417 ग्राम पर सेकेंड. दिस रेफ्रिजरेंट इज फ्लोइंग विद रेट ऑफ 417 ग्राम पर सेकेंड. क्लियर है, 417 ग्राम पर सेकेंड जो है यहाँ पे रेफ्रिजरेंट फ्लो रहा है. अब मास फ्लो निकल गया तो फटाक से m डॉट निकल गया, कुछ नहीं है. m डॉट सिंपली पुट कर देना, यू विल गेट दिस वन. पावर इनपुट जा रहा है, पावर इनपुट में सिंपल है कि m डॉट इंटू H2 माइनस H1, है कि नहीं. H2 माइनस H1, H2 माइनस 1 to 2, m डॉट H2 माइनस H1, m डॉट यहाँ निकल चुका है, H1 H2 क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपली यहाँ पुट कर देना है. पावर इनपुट क्या हो गया 16.43 किलोवाट. समझ में आ रहा है. तो कहने का मतलब ये है कि 41 किलोवाट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, 41 किलोवाट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पावर इनपुट कितना चाहिए, 16.43 किलोवाट इसमें पावर चाहिए. समझ में आ रहा है कि नहीं. 41 किलोवाट कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग कैपेसिटी, कूलिंग इफेक्ट के लिए 16.43 किलोवाट हीट यहाँ से हमको पावर इनपुट हमको चाहिए. क्लियर है. इस क्वेश्चन में तुम सीओपी भी निकाल सकते हो. एडिशनली क्या क्या निकाल सकते हैं हम इसमें, सीओपी निकाल सकते हैं. सीओपी क्या होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय वर्क इनपुट, तो 41 बाई 16.43, ये वैल्यू तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा सीओपी हो जाएगा. और क्या निकाल सकते हो, ये क्यू कंडेंसर निकाल सकते हो, कंडेंसर से कितना हीट रिजेक्ट हो रहा है, तो मास फ्लो इनटू H2 माइनस H3, तो मास फ्लो रेट कितना आ गया यहाँ पे. मास फ्लो रेट जो है यहाँ पे जो भी दिया क्वेश्चन में दिया हुआ, तो मास फ्लो रेट यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, H1 H3 दिया हुआ, तो यहाँ से तुम हीट कंडेंसर से कितना हीट रिजेक्ट हो रहा है ये भी तुम निकाल सकते हो. क्लियर है कि नहीं. जी सर. यस, इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए. नेक्स्ट प्रॉब्लम, रेफ्रिजरेटर बेस्ड ऑन, अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जोन में जा रहे हैं. ठीक है. रेफ्रिजरेटर बेस्ड ऑन VC साइकिल, है ना, ऑपरेटेड बिटवीन टेम्परेचर लिमिट ऑफ -20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड. देखो कोई भी रेफ्रिजरेटर होता है ना, एक मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच काम करता है. तो मिनिमम टेम्परेचर मतलब क्या हो गया, रेफ्रिजरेटर के इनसाइड टेम्परेचर, रेफ्रिजरेटर के जो इनसाइड जो टेम्परेचर होगा दिस इज कॉल्ड मिनिमम टेम्परेचर. और आउटसाइड टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, मतलब वो होगा तुम्हारा मैक्सिमम टेम्परेचर. कोई भी रेफ्रिजरेटर है, कैसे हम लोग रेफ्रिजरेटर घर में यूज करते हैं, तो मिनिमम जो टेम्परेचर यहाँ पर -20 डिग्री सेंटीग्रेड रख रहे हैं और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है. क्लियर है ना.
ये TL और TH, ठीक है, ओके। अब ये रेफ्रिजरेटर किस पे काम कर रहा है? VC सिस्टम पे काम कर रहा है। द रेफ्रिजरेंट इंटर्स द कंडेंसर एट सैचुरेटेड वेपर। देखो अब क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे तो कहानी जो है ना थोड़ा सा अभी इंटरेस्टिंग हो रहा है। रेफ्रिजरेंट तुमको स्टेट दे रहा है, अब समझना होगा स्टेट। हम ये ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा जो हम लोग जो बात कर रहे हैं ना उस कंडीशन में हम लोग हमारे पास ये हो गया। अब यहाँ पर स्टेट के बारे में क्वेश्चन जो है यहाँ पर दे रहा है। द कंडेंसर ऑफ सैचुरेट, हाँ, रेफ्रिजरेंट इंटर्स द कंडेंसर, क्लियर है, रेफ्रिजरेंट इंटर्स द कंडेंसर एज सैचुरेटेड वेपर। समझ पा रहे हो? तो रेफ्रिजरेंट जो इंटर कंप्रेस, ये जो कंडेंसर में इन कर रहा है वो क्या है? सैचुरेटेड वेपर। ये सैचुरेटेड वेपर। और ये हमको पता है कि ये 0.2 होता है, ये पॉइंट क्या होता है? 2 होता है। क्लियर है? क्लियर है? ओके। एंड लीव्स एज सैचुरेटेड लिक्विड। और ये हमको पता है कि भाई ये प्रोसेस जो है कंडेंसर में हो रहा है? और ये इस कंडेंसर से जो लीव कर रहा है वो सैचुरेटेड लिक्विड है। दैट मींस दिस इज 0.3। इसका स्टेट क्या दिया हुआ है? ये सैचुरेटेड लिक्विड, ठीक है, ओके। द एंथैल्पी एंड एंट्रोपी वैल्यू ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर एट दिस टेम्परेचर आर गिवन इन टेबल। इस टेबल में -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये सब स्टैंडर्ड वैल्यू तुमको क्वेश्चन में दिए हुए हैं। क्लियर है ना? दैट मीन्स -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे HF का वैल्यू दिया हुआ है, HG का वैल्यू दिया हुआ है, SF का वैल्यू दिया हुआ है और SG का वैल्यू दिया हुआ है। क्लियर है? क्लियर है? -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे HF का वैल्यू जो है 20, ये मतलब 20 किलो जूल पर केजी है। -20 पे HG का वैल्यू 180 किलो जूल पर केजी है। -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे SF का वैल्यू 0.07 किलो जूल पर केजी कैल्विन है। और SG का वैल्यू जो है 0.73 किलो जूल पर केजी कैल्विन है, ठीक है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये वैल्यू तुम्हारा स्टैंडर्ड वैल्यू, ये वैल्यू तुमको टेबल से निकालते हैं हम लोग। लेकिन गेट वगैरह में जो क्वेश्चन आएगा तो तुमको कोई बुक्स तुमको यूज नहीं करना है, तो वहां पे क्वेश्चन में जो भी डेटा रिक्वायर होगा वो सब क्वेश्चन में तुम्हारे पास दिया होगा। क्लियर है? क्लियर है? तो ये टेबल जो है ना, ये टेबल तुम्हारे पास दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है। यू हैव टू फाइंड COP ऑफ द साइकिल एंड इफ रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट रेट इज 0.025 kg पर सेकेंड। ये क्या दिया गया? मास फ्लो रेट दे दिया गया है 0.025 kg पर सेकेंड। फाइंड रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इन किलोवाट। यू हैव टू फाइंड रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इन किलोवाट। क्लियर है? यस। ओके, चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं TS प्लॉट पे। जो ये रेफ्रिजरेटर जो है पहले टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे काम कर रहा है? TH जो है यहाँ पे ये क्या हो गया? TH, दिस इज TL, है ना। -20 डिग्री सेंटीग्रेड 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच काम कर रहा है। 0.1 पे ये दिया हुआ है कंप्रेसर, ये कंडेंसर इनलेट पे क्या दे रहा है? ये दे रहा है कि क्या है? सैचुरेटेड वेपर। तो 0.1 को हम, हाँ, 0.1 के बारे में क्वेश्चन में दिया हुआ है। 0.2 के बारे में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कंडेंसर एग्जिट पे क्या हो गया? सैचुरेटेड लिक्विड है, ये है कि नहीं। अब देखो हमको पता है कि जो कंप्रेसर में जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? कंप्रेसर प्रोसेस क्या होता है? आइसेंट्रोपिक होता है। कंप्रेसर में हम लोग ये मान के चल रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है? ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। तो यदि 0.1 यहाँ पर दिया हुआ है, 0.1 यदि क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है, दैट मीन्स ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन मतलब क्या होगा? ये लाइन क्या होगा? वर्टिकल होगा। तभी तो एक्चुअली TS प्लॉट है ना। लाइन क्या होगा? वर्टिकल होगा। तो वर्टिकल होगा तो ये कहाँ तक नीचे जाएगा? क्योंकि टेम्परेचर दिया हुआ है कहाँ से कहाँ तक? -20 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर दिया हुआ है। दैट मीन्स ये लाइन कहाँ तक नीचे आएगा? जहां पर जब तक कि -20 को ये टच ना कर जाए। क्लियर है? तो ये पॉइंट मेरा 1 हो गया। अब देखो क्वेश्चन का ब्यूटी देखो, क्वेश्चन में एक नया एक ब्यूटी है यहाँ पे कि तुमको ये कंप्रेसर एग्जिट का स्टेट दिया हुआ है, यानी कि कंडेंसर इनलेट का दिया हुआ है। और यू नो दैट दिस प्रोसेस इन कंप्रेसर इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। दैट्स व्हाई दिस लाइन विल बी वर्टिकल। लाइन वर्टिकल होगा, यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे अप टू वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट द -20 डिग्री सेंटीग्रेड लाइन। तो यहाँ पर कट कर गया, ये दिस प्रोसेस, ये 0.1 हो गया। 0.1 इज दिस इज 0.1। ये प्रोसेस 1 to 2 जो हो जाए। अब 3 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ क्या होगा? आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन। तो दिस इज 0.4। समझ रहे हो कि नहीं बात को? क्लियर है? ये मेरा डायग्राम है, प्रोसेस है। अब यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पर रेफ्रिजरेंट जो है इंटर किस कंडीशन में कर रहा है? ये रेफ्रिजरेंट इंटर्स इन
वेट कंडीशन. Related रेफ्रिजरेंट इस क्वेश्चन में क्या है? यस, रेफ्रिजरेंट enters into compressor in wet condition. Now this after this compression, this refrigerant converts into saturated vapor. This saturated vapor refrigerant enters into condenser where constant pressure heat rejection takes place. And after this heat rejection, this phase converts into saturated liquid. This saturated liquid refrigerant now enters into throttler where isenthalpic expansion takes place. Now after this expansion, this enters into evaporator. ठीक है? तो ये मेरा एक्चुअल डायग्राम है. इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है? No, sir. चलो, तो ये पीएच प्लॉट पे भी हम लोग देख रहे हैं कि पॉइंट 1 दिया हुआ है, और चूंकि हमको पता है कि पीएच प्लॉट पे लाइन कैसा होता है, हम लोग देखे थे ना पीएच प्लॉट में इस तरह से ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो इसी तरीके से यहाँ पर ड्रॉ किया गया. तो ये तुम्हारा हो गया. यहाँ पर नोमेनक्लेचर यहाँ 1 से किया गया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं. तुम अपने हिसाब से तुम पॉइंट को शिफ्ट कर सकते हो. तो कहने का मतलब है कि ये पॉइंट क्या हो गया? कंप्रेसर इनलेट हो गया, कंप्रेसर एग्जिट हो गया. पॉइंट 2 जो है सैचुरेटेड लिक्विड है, और यहाँ पे जो है ये क्या है? ये आइसेंथैल्पिक. एक मिनट, हाँ वेट करो. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब चलो हम लोग देखते हैं इसमें. हाँ, हमको क्या है ना, अब देखो ये टेम्परेचर यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर यहाँ पे, टेम्परेचर ये यहाँ पे क्या है? इस टेम्परेचर हायर टेम्परेचर क्या है यहाँ पे? TH, दिस इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड TL इज -20 डिग्री सेंटीग्रेड. क्लियर है ना? TL, दिस इज TL. अब देखो ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पे क्या सब दिया हुआ है? देखो ये 40 है, तो 40 पे क्या सब दिया हुआ है? HF दिया हुआ है. तो 40 पे HF का मतलब क्या हो गया? अब बताओ, तुम यहाँ पे बताओ कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे HF मतलब ये किस पॉइंट का एंथैल्पी दिया हुआ है? देखिए बताओ. Saturated ये liquid वैल्यू क्या surface है? left side. हाँ, ये जो HF, ये HF जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? 0.3. 0.3. वेरी गुड, 3. वेरी गुड. दिस इज ऑब्जर्वेशन. दिस इज 0.3 H3 है ना? 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे HF का मतलब हो गया कि 3 क्या है ना? सैचुरेटेड लिक्विड है, और सैचुरेटेड लिक्विड ही HF बताता है. HF क्या है? ये एंथैल्पी सैचुरेटेड लिक्विड दिया हुआ है. Yes, This is sir. S3. The question, yes, this S3 is given. S3 is 80 kilojoule per kg. Very good.
0.2 क्या है? Hg. 0.2 क्या है? Hg. यस, Hg एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो Hg देखो 40 डिग्री सेंटीग्रेड को देखो 200, दैट मीन्स H2 इक्वल टू 200 किलो जूल पर केजी। क्लियर है? इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? हाँ, यही समझना है, इसी चीज को समझना है, इस चीज को समझना है कि नहीं? तो -40 पे अभी हम लोग देख रहे हैं, मतलब ये सॉरी ये मतलब +40 पे देख रहे हैं। तो H2 H3 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। इज इट क्लियर? दिस इज H2। Yes. ओके, ठीक है। H2 और H3 के वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। नाउ अब यहाँ पे अब देखो, हमको सबसे पहले क्या चाहिए? हमको भाई सबको सबसे पहले एंथैल्पी चाहिए। अब H3 का एंथैल्पी आ गया तो हमारे पास H4 का भी एंथैल्पी आ जाएगा। क्योंकि क्या? क्योंकि H3 इक्वल टू H4 है कि नहीं? H3 इक्वल टू H4 है, तो H4 का वैल्यू भी आ गया। H4 इक्वल टू H3, दिस इज इक्वल टू 80 किलो जूल पर केजी। क्लियर है? H4 आ गया। अब हमको चाहिए H1, हमको क्या चाहिए? H1 चाहिए। तो H1 के लिए क्या करेंगे? H1 के लिए हमारे पास H1 कैसे निकालेंगे? H1 इक्वल टू क्या होगा? H1 इक्वल टू बताइए साउंड ब्रेक हो HF। रहा है सर। एक मिनट, है ना? यहाँ तो ठीक है, नेटवर्क तो ठीक है। और कुछ सुन पा रहे हो? Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा तुम्हारे एंड से कुछ होगा, नेटवर्क फ्लक्चुएट करता है ना। चलो, अब जो है हमको निकालना है H1। सुन पा रहे हो मनीष? Yes, sir. हाँ, एक और मनीष है, सुन पा रहे हो? नहीं इसका सर, मतलब प्रॉब्लम दिक्कत हो रहा है। ये तुम्हारे एंड से प्रॉब्लम है, यहाँ नेटवर्क ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा सुन लो। इस पे इसका रिकॉर्डिंग भी हम करके हम डाल देंगे। VCS सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है तुम्हारे, हम ग्रुप में डाल देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है? तो VCS H1 पे सर वीडियो नहीं चलता है। क्या VCS पे? सर आपका PDF वहाँ दिखा रहा है लेकिन वीडियो नहीं चलता है। वीडियो चलता ही नहीं है, मतलब वीडियो है ना वहां पे? जी। तो वीडियो तो चलना चाहिए, जब वीडियो वहां पे है तो वीडियो चलेगा। अब ये तो हम नहीं कर सकते हैं, वीडियो तो हम जो यहाँ चेक करते हैं तो वीडियो तो यहाँ चलता है। और लोगों के साथ दिक्कत हो रही है? सर VCS सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है वो। हाँ, VCS सॉफ्टवेयर की बात मैं कर रहा हूँ। जब मैं VCS सॉफ्टवेयर पे जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो अपलोड करने के बाद उसको हम पहले रन करा के देखते हैं कि वीडियो चल रहा है, तो वीडियो तो चलता है वहां पे। सर नेटवर्क स्लो और रहता है तो लोग नहीं चलता है सर, एरर दिखाता है। क्या दिखा रहा था? नेटवर्क स्लो रहने पे वीडियो नहीं चलता है सर। ओके ओके, ये प्रॉब्लम नेटवर्क का हो सकता है या उसके सॉफ्टवेयर का इशू हो सकता है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं ना, अभी VCS सॉफ्टवेयर में इशू है तो हम इस वीडियो को करके तुम्हारे हम ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है? जी जी। हाँ, तुम्हारे ग्रुप में डाल देंगे, जिसको हम एक्चुअली इसको अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर, वहां से लिंक तुमको शेयर कर देंगे। ठीक है ना? ओके। हाँ, तो देखो H1 में आ जाओ, हमको H1 निकालना है। तो H1 क्या हो जाएगा? हमको H1 के लिए क्या होगा? HF प्लस X1 HFG, यही होगा ना? कहाँ पे होगा? एट किस टेम्परेचर पे? -20 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखना, ये टेम्परेचर क्या है यहाँ पे, ये जो वो इस पे टेम्परेचर -20 है कि नहीं? तो HF प्लस X1 HFG। क्लियर है? तो हमारे पास HF का वैल्यू -20 पे HF का वैल्यू दिया हुआ है। हमारे पास HFG क्या होता है? Hg माइनस HF। सुन पा रहे हो मनीष कुमार? जी सर। सर ओके, तो यहाँ पे -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे Hg दिया हुआ है और HF दिया हुआ है। तो Hg HF वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो -20 में HF का वैल्यू दिया हुआ है और Hg का वैल्यू दिया हुआ है। क्लियर है? तो इसमें स्टैंडर्ड वैल्यू जो है ना, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज आर गिवन इन क्वेश्चन, HF एंड Hg, बट द वैल्यू ऑफ X1 यू हैव टू कैलकुलेट। X1 का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। जब तक X1 का वैल्यू नहीं आएगा तब तक तुम H1 नहीं निकाल सकते हो। X1 कैसे निकालेंगे? X1 निकालने के लिए क्या करेंगे? अब देखो, प्रोसेस S1 इक्वल टू S2, 1 to 2 प्रोसेस की बात कर रहे हैं। 1 to 2 प्रोसेस में क्या होगा? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, तो इंट्रोपी क्या होगा? इंट्रोपी क्या होगा? सेम होगा सर। सेम होगा। और S1 क्या होता है? व्हाट इज S1? हमको ये S1 इक्वल टू S2, तो S1 इक्वल टू S2 क्या है? S2 क्या हो गया? Sg हो गया Sg एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। S2 क्या है? S2 इज द Sg एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है कि नहीं? 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे Sg, और ये Sg 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया हुआ है। Sg 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे
इस न्यूमेरिकल में दिया हुआ है SG एट 40 सेंटीग्रेड, 40 सेंटीग्रेड पे SG का वैल्यू 0.67 दिया हुआ है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा कि दिस इज 0.67, दिस इज 0.67, हाँ 0.67। तो हमारे कहने मतलब है कि S1 का वैल्यू क्या दिया हुआ हमको यहाँ से मिल गया इस कंसेप्ट से 0.67 किलो जूल पर केजी केल्विन। दिस व्हाट इज S1? S1 का फॉर्मूला क्या होता है? S1 क्या होगा? SF प्लस X1 SFG, याद है? हम लोग वहां पर रिवीजन किए थे, Yes, sir, yes, sir. रिकॉल? यस। व्हाट इज S1? S1 चूंकि वेट जोन में है तो दिस इज SF प्लस X1 SFG हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में -20 सेंटीग्रेड पे SF दिया हुआ है, -20 सेंटीग्रेड पे SF दिया हुआ है, दिस इज 0.07, दिस इज 0.07 प्लस X1 SG माइनस SF, SG का वैल्यू जो है यहाँ पे 0.73, एक मिनट, ये हमको क्या निकाला? -20 पे निकाला, ठीक है। 0.7366 यहाँ से ले लेंगे पॉइंट, यहाँ पे जो है ना, यहाँ से SG का वैल्यू जो है ना, यहाँ से 0.7366 है, तो यहाँ से हम लोग 0.7366 ले लेंगे। दिस इज SG 0.7366 माइनस SF 0.07 SF जो है ना यहाँ पे -20 पे SF का वैल्यू, यहाँ क्वेश्चन से हम लोग यहाँ टेबल से ले लेंगे, है कि नहीं? -20 पे SF का वैल्यू 0.07 है, ठीक है कि नहीं? ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग यहाँ से पुट कर लेंगे। पुट करने के बाद हमको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको 0.67 दिया हुआ है, यहाँ से हमको X1 का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पे ड्रेनेज फंक्शन निकल गया, तो क्या करना है? अभी इस इक्वेशन में पुट कर देना है, सारा वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है कि नहीं? चलो आओ देखो न्यूमेरिकल दे यहाँ सॉल्व, यहाँ सॉल्व किया हुआ है। क्या हो रहा है? देखो इस क्वेश्चन में यहाँ सॉल्व किया हुआ है सब कुछ। H1 H2 का वैल्यू हमारे पास हमको पता चल गया, H2 इक्वल टू S3 ये भी हम लोग देख लिए। अब यहाँ पे हमको X का वैल्यू निकालना है ना, 0.4 पे X4 निकालना है, तो S1 इक्वल टू X4 है ना, तो ये 0.67 दिया हुआ है, दिस इज SF। सारा वैल्यू हम लोग जो किए हैं वो काम यहाँ किया हुआ है। X4 का वैल्यू आ गया 0.9, X4 का वैल्यू 0.9 आने के बाद हम लोग H4 निकाल लिए। H4 चूंकि 4 यहाँ पे क्या है ना, चूंकि यहाँ पर नोटेशन में हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे 1 लेके चल रहे हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4, इसलिए यहाँ पे 4 यहाँ पर सब्सक्रिप्ट यूज किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे H4 जो है HF प्लस X4 HFG, सिंपली सब वैल्यू यहाँ तुमको यहाँ पर दिया हुआ है, सिंपली पुट कर देना है, तो यहाँ पे H4 आ गया, H4 निकल गया। इंथैल्पी एट हमको 4th पॉइंट जो कंप्रेसर इनलेट पे ये भी हमको निकल चुका है। अब क्या करना है? COP के लिए सीधा पुट कर देना RE बाय वर्क इनपुट, RE में जो है ना H4 माइनस H3, वर्क इनपुट H1 माइनस H4 हो गया, यहाँ पुट करके यहाँ पे COP निकल गया, COP इज इक्वल 2.33 एंड रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी क्या हो जाएगा? m डॉट इनटू चेंज इन एंथैल्पी इन इवेपोरेटर। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी क्या होगा? मास फ्लो रेट इनटू चेंज इन एंथैल्पी इन इवेपोरेटर प्रोसेस यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 to 4 हो रहा है। हम लोग यहाँ पर जो देख पा रहे हैं इवेपोरेटर क्या हो रहा है? 3 to 4 हो रहा है। यस, तो यहाँ पे मास फ्लो रेट दिया हुआ है, यहाँ पे एंथैल्पी को यहाँ पुट कर देंगे, दिस इज 2.1 किलोवाट, मतलब 2.1 किलोवाट का जो है यहाँ पे जो है कूलिंग कैपेसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है। 2.1 किलोवाट कूलिंग कैपेसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ से तुम पावर इनपुट कंप्रेसर का जो है इस क्वेश्चन में तुम कंप्रेसर का पावर इनपुट भी तुम निकाल सकते हो, है कि नहीं? और क्या क्या निकाल सकते हो उसको क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में तुम कंप्रेसर तुम पावर इनपुट निकाल सकते हो। पावर इनपुट क्या होगा? m डॉट इंटू H1 माइनस H4, ठीक है कि नहीं? तो m डॉट दिया, ये सब पुट कर दोगे तो यहाँ से तुम्हारा पावर इनपुट आ जाएगा। कंडेंसर से कितना रिलीज हो रहा है, हीट कितना रिलीज हो रहा है? m डॉट इंटू H1 माइनस H2 आ जाएगा, तो यहाँ से कंडेंसर आउटपुट निकल गया। COP निकाल चुके हो, है ना, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी निकल चुका है, यही सब चीज निकालना होता है इस न्यूमेरिकल में। इस तरीके से इस क्वेश्चन को तुम यहाँ पे देखें, कोई दिक्कत? मास्टर यस, तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन वेपर कंप्रेसर सिस्टम। चूंकि यहाँ पर सिलेबस थोड़ा सा कुछ वाइडर तो नहीं है, लेकिन चूंकि जो टाइम है उसमें हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल को अपलोड करेंगे इसमें, है ना, 2-3 न्यूमेरिकल को और अपलोड करेंगे, उसको हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो उसको तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो उसमें तुम्हारा क्या होगा, एक बेसिक जो है ना, जो न्यूमेरिकल जो कि तुम्हारे सामने आएगा, है कि नहीं, उस तरह के न्यूमेरिकल के लिए तुम बिल्कुल तैयार होगा। ऑब्जेक्टिव में कोई भी न्यूमेरिकल आएगा गेट में या इंजीनियरिंग सर्विस में, तो इससे ऊपर नहीं जाएगा। जो जितना स्टैंडर्ड जो जहाँ तक तुम अभी तुम किए हो, जो जितने तरह का न्यूमेरिकल किए हो, तो इसमें तुम्हारा गेट और इंजीनियरिंग सर्विस ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब कन्वेंशनल में भी तुम सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि जो सिंपल यदि क्वेश्चन आ गया, सिंपल क्वेश्चन में तुम यहाँ पर तुम सॉल्व कर पाओगे, मतलब मॉडरेट लेवल, सिंपल या मॉडरेट,
अब थोड़ा सा मॉडरेट में थोड़ा सा हायर मॉडरेट होता है ना, मॉडरेट में थोड़ा सा हायर मॉडरेट होता है, टफ न्यूमेरिकल होता है। तो चूंकि इसमें तुमको 7th सेमेस्टर में पूरा डेप्थ में पढ़ना है चीजों को, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग तुमको डेप्थ में पढ़ना है। तो चूंकि अभी तुम यस RAC, अभी तुम पढ़ रहे हो गैस पावर साइकिल, ठीक है। तो गैस पावर साइकिल में तुमको अभी VC सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो ये अभी जो क्वेश्चन जो आएगा इससे बहुत डेप्थ क्वेश्चन नहीं आएगा। डेप्थ क्वेश्चन इसीलिए नहीं आना चाहिए कि डेप्थ क्वेश्चन आएगा तुमको RAC में, जब तुम रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का जब तुम पेपर पढ़ोगे तो उसके कंप्लीट RAC से क्वेश्चन आएगा, तो इसीलिए वहां पर बहुत डेप्थ क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर तुम गैस पावर साइकिल में तुम पढ़ रहे हो VC साइकिल, इसलिए बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन थोड़ा सा हम सेफ्टी के लिए थोड़ा इससे भी थोड़ा हायर स्टैंडर्ड क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व तुमको हम करवा देंगे, ठीक है, ताकि तुम एकदम सेफ जोन में रहो। न्यूमेरिकल आया तो एकदम टिक मार्क उड़ा दो, ठीक है, ठीक है ना। यस ओके, तो अभी जो है हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। जी। हमारा अभी है मतलब कुछ पीरियड भी अभी है ना सर। हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई डाउट है तो सर हम लोग का सोम का क्लास बिल्कुल नहीं हो रहा है सर। सोम कौन पढ़ाते हैं? विकास सर। विकास सर पढ़ाते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट। सर कुछ काम में बिजी है सर, कल कॉल किए थे बता रहे थे सर, कुछ जरूरी काम है। एक महीना काम है। अच्छा 1 मिनट, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग को